बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की डरावनी कहानी का टॉपिक है रोशन मुस्तकबिल। आज शरफू के घर बेटी पैदा हुई थी। इसकी बीवी बेटी की पैदाइश के फौरन बाद ही इस जहां फानी से कूच कर गई थी। शरफू के लिए दोहरा सदमा था, एक तो बेटी की पैदाइश और दूसरा इसकी बीवी की मौत। खैर, चंद अजीज़ों अकारिब और गाँव वालों ने मिलकर शरफू की बीवी को सुपर्द खाक कर दिया। जैसे तैसे रात गुजर गई। अगले रोज शरफू ने अपनी बेटी को मनहूस समझते हुए घर से बाहर फेंक दिया। बच्ची की नन्ही नन्ही आंखों में ना जाने कितने सवाल थे जो कि वो अपने वालिद से पूछना चाहती थी कि आखिर इसने ऐसा कौन सा कसूर किया है जिसकी वजह से इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। लेकिन शरफू के दिल में बस एक ही बात थी, इस मनहूस के पैदा होते ही इसकी बीवी मर गई। कुछ ही देर में हर तरफ अंधेरा फैल चुका था, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ऐसे में अगर कहीं कोई कुत्ता भी भौंकता तो इसकी आवाज की बाज़गुश दूर दूर तक पहुंच जाती। इस चौड़ी और सुनसान सड़क पर एक नन्हा सा वजूद पड़ा हुआ था। वीरान सड़क से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी की हेडलाइट रोशन थी कि अचानक गाड़ी को रुकना पड़ा। ओह, ये क्या पड़ा है, इस आदमी ने कहा जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आदमी गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकला। सड़क पर पड़ी वो गठरीनुमा चीज हरकत कर रही थी। पहले तो वो डरा, लेकिन तजस्सुस के तहत आगे बढ़ा और झुककर देखा तो बहुत हैरान हुआ। ये तो बच्चा है, लेकिन इस वीरान सड़क पर क्या कर रहा है ये? लगता है इसकी माँ यहीं कहीं होगी। सुनो, यहाँ पर कोई है? ये बच्चा किसका है? कई दफा आवाज देने पर जवाब ना मिला तो वो छुम में पड़ गया। वो एक नेक इंसान था, इसने जल्दी से मामला समझ लिया। लगता है कोई जानबूझकर इसे सड़क पर फेंक गया है। इसने किसी सोच के तहत बच्चे को उठा लिया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर पहुंचकर इसने अपनी बीवी को आवाज दी, सरवत, सरवत कहाँ हो, बाहर आओ। इसकी बीवी सरवत बेजारी से उठी और बाहर आई। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, खैरियत तो है? सरवत ने आते ही अपने तलख अल्फाज की बारिश शुरू कर दी। अरे तुम्हारे हाथों में क्या है, तुम कुछ सुनोगी भी, कैसे ही गर्म होती रहोगी। अरशद ने सरवत की बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, जब मैं घर आ रहा था तब मुझे बच्चा सड़क पर मिला। मैंने आसपास कहीं आवाजें दी, लेकिन वहां कोई न था। न जाने रात को जंगली जानवर इस बच्चे के साथ क्या सलूक करते हैं, इसलिए इसे मैं अपने साथ ही ले आया। तुम भी हद करते हो, सड़क पर पड़े हुए बच्चे को उठाकर घर में ले आए। ये बच्चा किसका है, कौन है और इसके वालिदैन के बारे में कुछ पता है? अगर पता होता तो इनको उन्हें ही ना दे आता, यहाँ घर पे क्यों लाता? अरशद ने कहा, आज रात ही की तो बात है, कल सुबह मैं अखबार में बच्चे का इशार दे दूंगा, जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा। अब तुम इसके कपड़े तब्दील कर दो और इसे फीडर से दूध पिला दो। अरशद ने बच्चे को सरवत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सरवत ने ना चाहते हुए भी बच्चे को पकड़ा और कमरे में ले गई। कपड़े तब्दील करते हुए सरवत को पता चला कि वो लड़की है। इस काम से फारिग होने के बाद बच्ची को एक तरफ बने हुए झूले में डाला और इसके लिए दूध लेने किचन में चली गई। दूध पीने के बाद बच्ची भी सो गई और वो खुद भी उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। सुबह हुई तो अरशद ने बच्ची का इश्तिहार अखबार में दे दिया और कई दिन गुजर गए, लेकिन बच्ची का कोई भी वारिस ना आया। तब तक सरवत दिल पर जबर करते बच्ची का बोझ भी सहती रही। कुछ पता चला इस बच्ची के बारे में? इतने दिन हो गए हैं अखबार में इश्तिहार दिए हुए, लेने तो कोई नहीं आया। सरवत ने मुंह बसोरते हुए कहा, तो क्या करे, मार दे इस मासूम को। अरशद ने गुस्से से कहा, मैं कब कह रही हूँ मारो, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई कितनी है, ऊपर से हमारे भी 3 बच्चे हैं। मेरा तो ख्याल है कि ऐसे यतीम खाने में दे आओ। आखिर कब तक इसे अपने घर में रखेंगे? सरवत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया बात को मुंह से निकालते हुए। तो और क्या कहूँ? कुछ भी मत कहो, ये बच्ची इसी घर में रहेगी। अगर इसका कोई अजीज इसे लेने आ गया तो ठीक, वरना ये भी हमारे बच्चों के साथ रहेगी। जो करना है करो, मेरी भी सुन लो। मैं तो बस अपने ही बच्चों का ध्यान रखूंगी। अगर वक्त हुआ तो इसकी तरफ ध्यान दूंगी, वरना नहीं। ये कहकर वो पांव पटकते हुए कमरे से निकल गई। अरशद ने एक नजर बच्ची को देखा और सोचने लगा, आखिर ये भी तो किसी की औलाद होगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से इसे इसके वालिदैन ने सड़क पर फेंक दिया। इसने सोई हुई बच्ची पर चादर डाली और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। दिन गुजरते रहे, वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। इन्हीं दौरान अगर सरवत के पास टाइम होता तो वो देखभाल करती बच्ची की, वरना दीगर सूरत में अपने ही बच्चों को मनाने में लगी रहती। अब बच्चे काफी बड़े हो गए थे, स्कूल भी जाने लगे थे। अरशद के तीनों बच्चे स्कूल जाते थे। सबसे बड़ी राफिया, इससे छोटी सुमन, जबकि इन दोनों से छोटा भाई समामा था। इस बच्ची को सब अरीशा के नाम से पुकारते थे। अरशद के जोर देने पर ही सरवत ने अरीशा को भी एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। अरीशा स्कूल में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो जो वक्त घर पर गुजारती वो बहुत ही दुश्वार होता। कभी ये काम तो कभी वो काम। स्कूल से छुट्टी होने पर जब वो घर पहुंचती तो सारा काम करने के लिए पड़ा होता था। वो जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म बदलती और काम में लग जाती। वक्त कछुए की सी रफ्तार से चलता रहा और पूरे 16 साल का अरसा बीत गया। अब चारों बच्चे नौजवान हो चुके थे।
अरीशा को सर्वनिमिटर तक ही तालीम दिलवाई थी, जबकि बाकी 3 बच्चे अभी तक पढ़ रहे थे। अरीशा घर का सारा काम करती, लेकिन मुंह से कुछ ना कहती। जब कभी कोई काम गलती से बिगड़ जाता तो जो भड़ास सरबत बेगम अरीशा पर निकालती वो तो बस अरीशा ही जानती है, या फिर इसका खुदा। एक दिन अचानक अरशद को हार्ट अटैक हो गया, जिससे वो जिंदगी की बाजी हार गया। अब तो अरीशा के लिए वो घर दोजख से कम ना था। जल्द ही सरबत बेगम ने अरीशा को घर से निकालने का सोचा, जिसमें राफिया, सुमन और समामा भी बराबर के शरीक थे। मामा, अगर हम अरीशा को ऐसे ही निकाल गए तो लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे, राफिया ने माँ से कहा। तो क्या करें? समामा ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा। मेरे पास इसका हल है, समन ने चुटकी बजाते हुए कहा। क्या? सबने एक जबान होकर कहा। शादी, शादी, तीनों ने बड़ी हैरानगी से कहा। हाँ, हम अरीशा की शादी कर देंगे। इससे ना सिर्फ हमारी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि अरीशा नाम की मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। अरे वाह, कमाल का आइडिया है, सरवत बेगम ने समन को गले लगाते हुए कहा। लेकिन लड़का कहाँ से लाएंगे? राफिया ने कतरे परेशानी से पूछा। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कोई भी एरा गैरा ढूंढकर शादी कर देंगे, हमें तो इससे निजात ही हासिल करनी है। अगली सुबह से ही सरबत बेगम ने लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश से इन्हें एक आम सा लड़का मिल गया। जल्द ही सरबत बेगम ने रिश्ते की बात डाल दी। बात पक्की करके शादी की तारीख भी तय कर दी गई। अरीशा को तब बताया गया जब शादी के सिर्फ 2 दिन रह गए थे। यह सुनकर अरीशा तो जैसे सख्ते में आ गई थी। बहुत मिन्नतें की, वास्ते दिए, लेकिन इन जालिमों के सामने इसकी एक न चली। आखिर वो दिन भी आ गया जिस रोज अरीशा ने इस घर को छोड़कर एक नए घर में आबाद होना था। बारात आई। बारात क्या थी, सिर्फ 3-4 आदमी थे। दूल्हे को देखकर ही लग रहा था कि वो नशेबाज है। आखिरकार निकाह हो गया और अरीशा रुखसत होकर एक नए घर आ गई। ये एक छोटा सा घर था, लेकिन खूबसूरत था। दिन गुजरते रहे, अरीशा का राब्ता कभी भी अपने मैके वालों से नहीं हुआ, और फिर अरीशा ने कभी भी मैके वालों से राब्ता करने की कोशिश भी ना की। इसके शौहर फराज का रवैया आम सा ही था। कोई काम होता तो फराज अरीशा से बात करता, वरना नहीं। रात को देर से घर आता, और जब आता तो नशे में होता। एक रात वो लेट आया, दरवाजा अंदर से बंद था। अरीशा को दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर लगी। जब दरवाजा खोला तो फराज ने अरीशा की अच्छी खासी पिटाई की। आज वो जी भर कर रो रही थी। रोते रोते वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। वो इसी आलम में सो गई। सुबह उठी तो तबीयत पर एक अजीब सा भारीपन था। इसे चक्कर आ रहे थे, उल्टी भी आई। तो वो एक करीब बने एक क्लिनिक में गई। वहां पर अपना मेडिकल चेकअप करवाया तो लेडी डॉक्टर ने अरीशा से मुखातिब होते हुए कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। क्या? जी हाँ, लेडी डॉक्टर बोली, लेकिन कमजोरी बहुत है, इसलिए मैं आपको चंद दवाएं लिखकर दे रही हूँ, जिसे आप रेगुलर लीजिएगा। और हाँ, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। यह खबर अरीशा के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। खुद तो जुल्म सह रही थी, अब इसके साथ इस नन्ही सी जान को भी जुल्म सहने पड़ेंगे। वो उठी और क्लिनिक से बाहर आ गई। वो दिन इसके लिए बहुत नसीहतनाक था। रात को जब फराज घर आया तो इसने कदरे झिझकते हुए इसे इस बात से आगाह किया कि तुम बाप बनने वाले हो, जिससे सुनकर वो चिराग हो गया। कमीनी औरत, तुमसे कहा भी था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हारे पल्ले मेरी बात नहीं पड़ती। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो खुदा की देन है। खुदा की मर्जी के आगे मैं क्या कर सकती हूँ? दुनिया में आने से पहले ही इसे खत्म करा दो, वो बोला। तो अरीशा ने जवाब दिया, यह किसी सूरत नहीं हो सकता। यह सुनते ही फराज चिराग हो गया और बोला, आज के बाद मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि तू अपना खर्चा किस तरह उठाती है। यह कहकर फराज अपने कमरे में चला गया और अरीशा अपनी किस्मत पर आंसू बहाती ही रह गई। रात गुजर गई, दिन चढ़ा, और फिर न जाने कितनी ही रातें गुजर गईं। अरीशा ने हालात के पेश नजर घर पर ही कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। जब वो स्कूल जाती थी तब वहीं पर इसे कपड़े सिलाई करने का तरीका सिखाया गया था, जो कि अब इसके काम आ रहा था। कपड़े सिलाई करने से पहले जो पैसे हासिल होते, इन पैसों से वो अपना खर्चा उठाती और कुछ पैसे जमा भी करती। इस दौरान फराज कहीं कहीं रोज घर न आता, और जब आता तो इसे मारता पीटता और जो पैसे इसके पास होते इन्हें छीन कर ले जाता। बच्चे की पैदाइश के दिन नजदीक आ रहे थे। एक रोज इसे पेट में दर्द हुआ तो इसने जैसे तैसे करके पड़ोस वाली को आवाज दी, जो कि दाई थी। इसने आकर चेक किया तो पता चला कि बस चंद घंटों की बात है। अरीशा अंदरूनी तौर पर बहुत घबराई हुई थी और सेहत भी इतनी अच्छी ना थी। और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब अरीशा ने एक बेटे को जन्म दिया। अरीशा की हालत बहुत अबतर थी। दाई ने चंद जरूरी कामों के बाद बच्चे को अरीशा के हवाले किया तो बच्चे को देखकर अरीशा के अंदर एक अजीब सा एहसास ने जन्म लिया और यूं दिन गुजरने लगे। बच्चे का नाम अरीशा ने राहत रख दिया। कभी कभार फराज घर में आता तो इसे मारपीट करके जो पैसे होते छीन कर ले जाता, लेकिन फिर भी वो मुतमईन थी। इसकी तमामता और तवज्जो अपने बच्चे पर ही मरकूज थी। एक दिन वो बाजार से गुजर रही थी कि अचानक इसकी नजर लॉटरी वाले टिकट पर पड़ी,
तो इसने आगे बढ़कर वो टिकट खरीद लिया। 5 लाख का इनाम था। इसे यकीन तो नहीं था कि इतना बड़ा इनाम इसका निकलेगा, लेकिन न जाने क्यों फिर भी इसने टिकट खरीद लिया। काफी दिनों बाद जब कुरानदाजी हुई तो मारे खुशी के इसके पांव जमीन पर टिक नहीं रहे थे। अरीशा का 5 लाख रुपए का इनाम निकला था। वो रकम लेके घर आ गई। अब वो कुछ ज्यादा ही मुतमईन नजर आ रही थी। वो तसव्वुर में अपने बच्चे का एक रोशन मुस्तकबिल देख रही थी, पर इस बेचारी को ये कब मालूम था कि इसकी खुशियों को घर लगने वाला है। फराज को न जाने कहां से पता चला कि अरीशा के पास लॉटरी से 5 लाख रुपए मिले हैं। वो पागल सा हो गया। एक दिन अरीशा कपड़े सिलाई कर रही थी और राहत पास ही खेल रहा था कि अचानक धड़ाम से दरवाजा खुला और फराज अंदर आ धमका। वो तकरीबन चिल्लाते हुए बोला, कहाँ है वो पैसे? कौन से पैसे? वो जो तेरी लॉटरी लगी थी। नहीं है मेरे पास पैसे। नहीं देगी? फराज ने अरीशा को बालों से पकड़ते हुए कहा। बोल, नहीं देगी? मैंने पहले भी कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और ये धमकी देकर चला गया कि अगर अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो वो पैसे मुझे दे दे, वरना। ये कहते हुए वो घर से चला गया। अरीशा अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए रो रही थी और अब इसके रोने में इसके बच्चे का रोना भी शामिल था। आखिर किस्मत इनके साथ ही ऐसा क्यों कर रही थी? अब इसके दिल में दर्द बैठ चुका था कि कहीं सचमुच फराज हम दोनों को नुकसान ना पहुंचा दे। हालांकि राहत इसका ही खून था, फिर भी कितना सफाक इंसान था जो अपनी ही औलाद के खून का ख्वाह था। और फिर काफी दिन गुजर गए, फराज नहीं आया, लेकिन डर अरीशा के दिल में बदसतूर कायम था। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। फराज आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक औरत भी थी। शक्ल और सूरत से ही कोई हराफा लग रही थी। तेरे दिल में जो सवाल उठ रहा है इसका जवाब मैं देता हूँ। ये औरत मेरी बीवी है। इतनी बड़ी बात फराज ने कितनी आसानी से कह दी थी। फराज जैसा भी था मेरा तो था। अब ये शराकत मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? या खुदाया, ये किन जुर्मों की सजा दे रहा है मुझे? इससे तो अच्छा था कि मैं पैदा होते ही मर जाती। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, आज से ये यहाँ रहेगी, समझी? वो औरत चलकर अरीशा के करीब आई और एक अचटती सी नजर इस पर डाली और ऊपर वाले कमरे में चली गई। इसके पीछे फराज भी। आज अरीशा का रोना नहीं आ रहा था। शायद आंखों में आंसू खत्म हो चुके थे, लेकिन दिल रो रहा था। अम्मा, इसने चौंक कर देखा। राहत ने पहली दफा जबान से अम्मा बोला था। मेरा बेटा। अरीशा ने झुककर राहत को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। चंद सातों के लिए वो फराज के गम को भूल चुकी थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए अरीशा सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दी। अपने कमरे की तरफ जाते हुए इसने सुना वो औरत फराज से कह रही थी, देखो फराज, आज बुरा हफ्ता हो गया है, पर तुमने तो कहा था पहली रात ही अरीशा का काम तमाम करना है। लेकिन पैसों का तो पता चले कि इसने कहाँ छुपाए हैं। जब तक कि वो नहीं बताएगी कि पैसे कहाँ हैं, हम इसे कैसे मार सकते हैं। बहुत ही ढीठ औरत है, फराज ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे पास एक तजवीज है, वो बोली। क्या? फराज ने चेखते हुए पूछा तो वो इसे समझाने लगी और फिर फराज के चेहरे पर गहरी शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। रात में इन दोनों ने जो मंसूबा बनाया था इसे आज ही अमली जमा पहनाना था। अरीशा अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक इसे ऐसा लगा जैसे इसके पास कोई और भी मौजूद है। यह एहसास होते ही वो डर गई। यकवक्ता हवा का झोंका इसे छूकर गुजरा तो इसे झरझरी सी आई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, इसके सामने दूतिया रोशनी का एक हेला सा नामुदार हुआ। रोशनी छटी तो वहां एक औरत खड़ी थी और अरीशा पर नजरें मरकूज किए मुस्कुरा रही थी। ममता से भरपूर मुस्कुराहट अरीशा के दिल में उतर रही थी। कौन हो तुम? अरीशा गगियाते हुए बोली। तुम्हारी माँ, वो माँ जो तुम्हें पैदा करते ही मर गई थी। काश ऐसा ना हुआ होता, पर खुदा की कुदरत में भला कौन मुदाखलत कर सकता है? हियोले के मुंह से निकला। अरीशा की आंखों से आंसू रवा थे। आज इसे माँ मिली भी तो किस हालत में? इसके सामने इसकी माँ की रूह खड़ी थी और वो गले भी नहीं लगा सकती थी इसे। मत रो बेटी, अगर खुदा ने मुझे तुझसे छीना था तो आज मुझे ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मदद? हाँ मदद, क्योंकि फराज और वो लड़की जो कि इसकी बीवी नहीं बल्कि वो दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। दोनों मिलकर आज एक ड्रामा करने वाले हैं। कैसा ड्रामा? 5 लाख रुपए हासिल करने का ड्रामा। आज उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि वो तुम्हारे बेटे राहत को तुमसे छीन लेंगे और इसके बदले वो तुमसे सारे रुपए मांगेंगे। यह खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे इतनी मोहलत दी, क्योंकि तुम हमेशा खुदा को अपनी मदद के लिए पुकारती थी, तो खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा, वरना वो दोनों तुम्हारे साथ पता नहीं क्या सलूक करते। मैंने रूप बदलकर पुलिस को भी इतला कर दी है, पुलिस भी आती ही होगी। इतने में इन्हें पाँव की चाप सुनाई दी। लगता है वो दोनों आ रहे हैं, तुम कतई घबराना नहीं, मैं गायब हालत में मौजूद हूँ। अरीशा बोलो, पैसे कहाँ हैं? फराज ने अंदर आते ही सफाकी से पूछा। ये ऐसे नहीं देगी। वो औरत अरीशा के बेटे राहत की तरफ बढ़ी और राहत को झट से उठा लिया। इधर फराज ने जेब से पिस्तौल निकाला और राहत की तरफ करते हुए बोला, अब भी नहीं देगी? इतने में जोरदार खटके से दरवाजा खुला
और पुलिस अंदर दाखिल हो गई। इतने में बदहवासी और घबराहट के आलम में गोली चल गई। फराज के हाथ में पिस्तौल था। गोली सामने खड़ी इस औरत को लग चुकी थी। फराज के हाथों औरत का खून हो चुका था, वो भी पुलिस वालों के सामने। फराज पर कपकपी तारी हो चुकी थी, वो सख्ते के आलम में था। ओह, तो हमें जो इतला मिली थी वो सच थी? पुलिस इंस्पेक्टर ने फराज की तरफ पिस्तौल करते हुए कहा। अब कोई भी चालाकी नहीं। अब नन्हा राहत अरीशा की गोद में था। अरीशा ने राहत को अपने सीने से लगा लिया। मिस्टर फराज, यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस इंस्पेक्टर बोला और चंद मातहतों ने आगे बढ़कर फराज को हथकड़ी पहना दी। फराज, तुमसे कितनी बार कहा था कि सुधर जाओ, लेकिन तुम तो बुरे रास्ते पर चल पड़े थे। अब जेल की कार कोठरी और फांसी का बंदा तुम्हारा मुकद्दर है। और फिर अरीशा तारो कतार रोने लगी। पुलिस फराज को ले जा चुकी थी। अरीशा के सामने फिर हौला नामुदार हुआ और इसकी माँ की रोज जाहिर हुई। अरीशा, सब्र करो बेटी, खुदा तुम्हारे साथ है। अरीशा, मेरे जाने का वक्त हो गया है। जब कभी भी तुम पर कोई मुसीबत आए तो सच्चे दिल से खुदा को याद करना और हिम्मत ना हारना। रोशन मुस्तकबिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरीशा ने नजर उठाकर अपनी माँ की रूह की तरफ देखा और मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया और इसकी माँ की रूह धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई। अब अरीशा कदरे मुतमईन थी। इसका सबसे बड़ा दुश्मन इसकी जिंदगी से जा चुका था। इसने एक सर सी आह भरी। अब मैं अपना और अपने बेटे का मुस्तकबिल रोशन करूंगी, कहते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। ये थी आज के दौर की ममता भरी और थोड़ी सी डरावनी कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।